Data that are discussed in this video are taken from annual report, presentation, and call transcript available on NSE and BSE website. Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. वेलकम टू RGX रिसर्च बिगनर इन्वेस्टर सीरीज। आज हम इंडियन एनबीएफसी सेक्टर का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने एनबीएफसी की फाउंडेशन समझी, एनबीएफसी क्या होता है, की मैट्रिक्स, एलटीवी, एनपीए, एनआईएम, क्रेडिट मिक्स और अलग अलग लेंडिंग सेगमेंट्स। अब पार्ट 2 में हम एनबीएफसी सेक्टर के डीपर सब सेगमेंट समझेंगे। हम देखेंगे कि एमएसएमई एनबीएफसीज स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस कैसे करते हैं, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या रोल प्ले करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज प्रॉपर्टी बैक लेंडिंग में कैसे ऑपरेट करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसीज लॉन्ग टेंडर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को कैसे सपोर्ट करते हैं। इस पार्ट में फोकस रहेगा कस्टमर बेस, रिस्क प्रोफाइल, लेंडिंग मॉडल और ग्रोथ ड्राइवर्स पे। चलिए शुरू करते हैं इंडियन एनबीएफसी सेक्टर पार्ट 2। अब एमएसएमई एनबीएफसी समझते हैं। एमएसएमई एनबीएफसीज स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। इनका रोल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई छोटे बिजनेसेस को ट्रेडिशनल बैंक से इजीली लोन नहीं मिल पाता। ऐसे में एनबीएफसीज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इक्विपमेंट और मशीनरी लोन्स, इनवॉइस डिस्काउंटिंग और बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस डेली बिजनेस नीड्स के लिए होता है। इक्विपमेंट लोन्स मशीनरी परचेज करने में हेल्प करते हैं। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में बिजनेस अपने पेंडिंग इनवॉइसेस के अगेंस्ट फंडिंग ले सकता है। अब श्रीराम फाइनेंस का एग्जांपल देखें। श्रीराम फाइनेंस डाइवर्सिफाइड एमएसएमई लेंडिंग पोर्टफोलियो ऑपरेट करता है। कंपनी अपने एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क और स्मॉल बिजनेस क्रेडिट डायनामिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग से अंडर बैंक्ड को सर्व करती है। इसकी रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच उन सेगमेंट्स में यूजफुल होती है जहां ट्रेडिशनल क्रेडिट इनफ नहीं होता। इस स्लाइड की लर्निंग है कि एमएसएमई एनबीएफसीज स्मॉल बिजनेसेस के क्रेडिट गैप को फिल करते हैं और इंडिया के एंटरप्राइज ग्रोथ तथा फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। अब हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी समझते हैं। हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज मेनली होम लोन्स और प्रॉपर्टी बैक लेंडिंग पे फोकस करते हैं। ये सेगमेंट बैंक्स के साथ डायरेक्टली compete करता है क्योंकि मॉर्गेज मार्केट में बैंक्स भी बहुत एक्टिव होते हैं। इंटेंस कंपटीशन की वजह से हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी लोअर लेंडिंग मार्जिन्स पर ऑपरेट करती हैं। रेगुलेटरी पैरिटी भी एक रीज़न है, यानी रूल्स और लेंडिंग स्टैंडर्ड्स बैंक्स के करीब आते जा रहे हैं। प्लेयर्स की बात करें तो हिस्टोरिकली इस सेगमेंट में एचडीएफसी लिमिटेड डोमिनेंट प्लेयर था, जो अब एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इस सेगमेंट में मार्जिन प्रेशर रहता है, लेकिन इंडिया की स्ट्रक्चरल हाउसिंग डिमांड इसे लॉन्ग टर्म सपोर्ट देती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे पीएमएवाई भी अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड को सपोर्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड की लर्निंग है कि हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी स्टेबल और सिक्योर लेंडिंग मॉडल है, लेकिन कंपटीशन, लोअर स्प्रेड्स और रेगुलेशन को क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है। अब माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी समझते हैं। माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लो इनकम हाउसहोल्ड्स और रूरल बोरोअर्स को स्मॉल टिकट लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इन लोन्स का पर्पस यूजुअली इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, जैसे स्मॉल बिजनेस, फार्मिंग सपोर्ट, लाइफ स्टॉक या लोकल ट्रेडिंग एक्टिविटी। इस सेगमेंट का फोकस रूरल क्रेडिट पे होता है, जहां ट्रेडिशनल बैंक्स की रीच लिमिटेड हो सकती है। माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज का यील्ड जनरली हायर रहता है। स्लाइड के हिसाब से यील्ड्स अराउंड 18 to 24% तक हो सकते हैं, लेकिन हायर यील्ड के साथ रिस्क भी ज़्यादा केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। ये सेगमेंट रेगुलेटरी सेंसिटिव भी है। इंटरेस्ट रेट कैप्स, बोरोअर प्रोटेक्शन रूल्स और ओवर इंडेप्टेडनेस कंसर्न्स इस बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड की लर्निंग है कि माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करता है, लेकिन इन्वेस्टर को यील्ड, बोरोअर क्वालिटी, कलेक्शन डिसिप्लिन और रेगुलेटरी रिस्क को क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसीज लॉन्ग टेन्योर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में स्पेशलाइज करते हैं। इनका लोन ड्यूरेशन यूजुअली 10 to 25 ईयर्स तक हो सकता है। ये कंपनीज रोड्स, पावर, पोर्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे लार्ज प्रोजेक्ट्स को फंडिंग सपोर्ट देती है। इस सेगमेंट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लार्ज कैपिटल और लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड चाहिए होता है, जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म लेंडिंग मॉडल से मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस बिजनेस में रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। पहला रिस्क है ALM रिस्क, यानी एसेट लायबिलिटी मिसमैच, क्योंकि एसेट्स लॉन्ग टर्म होते हैं लेकिन फंडिंग कई बार शॉर्टर ड्यूरेशन की हो सकती है। दूसरा रिस्क है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन रिस्क। अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो कैश फ्लोज इम्पैक्ट हो सकते हैं।
तीसरा रिस्क है रेगुलेटरी और पॉलिसी चेंजेस, जो प्रोजेक्ट वायबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डाउनटर्न में रीफाइनेंसिंग रिस्क भी बढ़ सकता है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को फंड करता है। एएलएम, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, पॉलिसी रिस्क और रीफाइनेंसिंग रिस्क को क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज समझते हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज या CICs, इनका मेन पर्पस लेंडिंग करना नहीं होता। ये ग्रुप एंटिटीज में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करती हैं, यानी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में ओनरशिप या इन्वेस्टमेंट स्टेक रखती हैं। इसलिए CICs को नॉर्मल लेंडिंग NBFCs की तरह नहीं समझना चाहिए। इनका रिस्क मेनली ग्रुप स्ट्रक्चर, लेवरेज और इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ा होता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। CICs पे RBI लेवरेज रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और कंसोलिडेटेड सुपरविजन करता है, ताकि सिस्टमैटिक रिस्क कंट्रोल में रहे। RBI रेगुलेशंस इनके बोरोइंग को लिमिट करते हैं और मिनिमम नेट ओन फंड्स मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट रखते हैं। इस स्लाइड की लर्निंग है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज लेंडिंग फोकस्ड NBFCs नहीं होती। ये ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करती हैं, इसलिए इन्वेस्टर को इनके लेवरेज, ग्रुप एक्सपोजर और रेगुलेटरी कंप्लायंस को क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। अब व्हीकल फाइनेंस डीप डाइव समझते हैं। व्हीकल फाइनेंस NBFC इकोसिस्टम का एक कॉर्नरस्टोन सेगमेंट है। ये टोटल NBFC AUM का अराउंड 20 to 25% रिप्रेजेंट करता है। इस सेगमेंट में कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, यूटिलिटी व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसी एसेट्स की फाइनेंसिंग आती है। व्हीकल फाइनेंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्पेशलाइज्ड अंडरराइटिंग। यहाँ लेंडर को सिर्फ बोरोवर की इनकम नहीं देखनी होती, बल्कि व्हीकल टाइप, यूसेज पैटर्न, रीसेल वैल्यू, फ्रेट डिमांड, ऑपरेटर हिस्ट्री और कलेक्शन बिहेवियर भी समझना पड़ता है। इस सेगमेंट में ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स डिमांड, रूरल मोबिलिटी और फ्लीट रिप्लेसमेंट साइकिल इंप्रूव होते हैं। लेकिन अर्निंग्स रिकरेंट भी हो सकती हैं। जब व्हीकल डिमांड स्लो होती है या फ्रेट मार्केट वीक होता है, तो लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पे प्रेशर आ सकता है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि व्हीकल फाइनेंस NBFC एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन इन्वेस्टर को ग्रोथ के साथ अंडरराइटिंग क्वालिटी और साइकिल रिस्क भी समझना चाहिए। अब यूज्ड कमर्शियल व्हीकल अपॉर्चुनिटी समझते हैं। यूज्ड CV फाइनेंस अभी भी सिग्निफिकेंटली अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट है। इसका मतलब है कि इस मार्केट में स्पेशलाइज्ड लेंडर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मौजूद है। यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स में लेंडिंग करना सिंपल नहीं होता। लेंडर को व्हीकल की सही वैल्यूएशन, बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी, रूट इकोनॉमिक्स और रीसेल वैल्यू अच्छे से समझनी पड़ती है। यहीं श्रीराम फाइनेंस की लीडरशिप स्ट्रॉन्ग दिखती है। श्रीराम फाइनेंस यूज्ड CV सेगमेंट में अराउंड 30% मार्केट शेयर के साथ डोमिनेंट पोजीशन रखती है। कंपनी अपने एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क, व्हीकल वैल्यूएशन एक्सपर्टाइज और एफिशिएंट रीपोजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इस सेगमेंट को बेहतर तरीके से मैनेज करती है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि यूज्ड CV फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन सक्सेस उन्हीं लेंडर्स को मिलती है जिनके पास वैल्यूएशन, रिकवरी और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग की स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी हो। अब कमर्शियल व्हीकल साइकिल एनालिसिस समझते हैं। कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस एक साइक्लिकल बिजनेस है, यानी इसका परफॉर्मेंस, फ्रेट रेट्स, ऑपरेटर प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट कॉस्ट साइकिल से लिंक्ड रहता है। FY24 में डिटेरिएशन दिखा, फ्रेट रेट्स डिक्लाइन हुए और ऑपरेटर प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रेस हुई, जिसकी वजह से स्लिपेजेस 51% ईयर ऑन ईयर बढ़ गए। FY25 में स्ट्रेस और बढ़ा, स्लिपेजेस फर्दर 104% ईयर ऑन ईयर राइज हुए, जिससे क्रेडिट कॉस्ट साइकिल का पीक स्ट्रेस दिखा। अब FY26 में रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। फ्रेट रेट्स स्टेबलाइज होने और ऑपरेटर मार्जिन्स रिकवर होने से क्रेडिट कॉस्ट्स डिक्लाइन हो सकते हैं। FY27 तक नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद है, जहां क्रेडिट कॉस्ट हिस्टोरिकल लेवल यानी 1.2 to 1.5% रेंज में वापस आ सकता है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में ग्रोथ के साथ साइकिल रिस्क भी समझना ज़रूरी है। जब फ्रेट मार्केट वीक होता है, एसेट क्वालिटी प्रेशर में आती है, लेकिन जब फ्रेट रेट्स और ऑपरेटर मार्जिन्स रिकवर होते हैं तो क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज हो सकती है। अब ऑपरेटर मार्जिन रिकवरी समझते हैं। कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में ऑपरेटर मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बोरोर की रीपेमेंट कैपेसिटी फ्रेट इनकम से डायरेक्टली लिंक्ड रहती है। स्लाइड के हिसाब से प्रोलॉन्ग्ड डाउनटर्न के बाद फ्रेट रेट्स में अर्ली इंप्रूवमेंट के साइंस दिख रहे हैं। इससे लगता है कि ऑपरेटर मार्जिन्स लेट FY25 में बॉटम आउट हो चुके हैं। अब रिकवरी के कुछ की कैटलिस्ट्स हैं। पहला,
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक्सेलरेट हो रहे हैं जिससे फ्रेट डिमांड इंप्रूव हो सकती है। दूसरा, फ्लीट ओवर कैपेसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है जिससे सप्लाई प्रेशर कम हो सकता है। तीसरा, डीजल प्राइसेस में बेटर स्टेबिलिटी ऑपरेटर प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट कर सकती है। और चौथा, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल यूसेज को बढ़ा सकती है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि अगर फ्रेट रेट्स स्टेबल होते हैं और ऑपरेटर मार्जिन्स रिकवर करते हैं तो व्हीकल फाइनेंस एनबीएफसीज की एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट साइकिल भी इंप्रूव हो सकती है। अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस साइक्लिकलिटी। समझते हैं, व्हीकल फाइनेंस बिजनेस में साइक्लिकलिटी हाई होती है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। इसी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए श्रीराम फाइनेंस ने सीवी कॉन्सेंट्रेशन को 52% से घटाकर 46% कर दिया है। अब पोर्टफोलियो में कमर्शियल व्हीकल्स का शेयर 46% है, पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 18%, टू व्हीलर्स का 14%, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का 10% और एमएसएमई प्लस अदर का 12% है। ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट कंपनी को सिर्फ सीवी साइकिल पे डिपेंडेंट रहने से बचाता है। पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स और एमएसएमई लेंडिंग स्केल अप करने से कंपनी के पास मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स बनते हैं। इससे अर्निंग्स वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो सकती है और सीवी स्पेसिफिक डाउनटर्न का इम्पैक्ट कम हो सकता है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि एनबीएफसी में डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब बोरोइंग प्रोफाइल समझते हैं। एनबीएफसी बिजनेस में फंडिंग प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी लोन देने के लिए अलग अलग सोर्सेज से पैसा बोरो करती है। श्रीराम फाइनेंस का बोरिंग प्रोफाइल वेल डाइवर्सिफाइड है। स्लाइड के हिसाब से कंपनी के टोटल बोरिंग्स में कोई भी सिंगल सोर्स 25% से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब कंपनी किसी एक फंडिंग सोर्स पे हेविली डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक सोर्स में लिक्विडिटी प्रेशर आए तो कंपनी के पास दूसरे बोरिंग चैनल्स अवेलेबल रहते हैं। यही फंडिंग डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को स्टेबिलिटी देता है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि एनबीएफसी एनालिसिस में सिर्फ लोन ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, बोरोइंग मिक्स, फंडिंग स्टेबिलिटी और सोर्स डाइवर्सिफिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्रेडिट कॉस्ट ट्रेजेक्टरी समझते हैं। ऑटो एनबीएफसी क्रेडिट कॉस्ट्स रीसेंट डाउन साइकिल में काफ़ी प्रेशर में रहे। FY24 टू FY25 के दौरान क्रेडिट कॉस्ट राइजिंग फेज में था क्योंकि कमर्शियल व्हीकल साइकिल वीक थी और बोरोवर स्ट्रेस बढ़ रहा था। स्लाइड के हिसाब से क्रेडिट कॉस्ट पीक अराउंड 2.0% तक पहुंचा। यह हिस्टोरिकल रेंज यानी 1.2 टू 1.5% से काफ़ी ऊपर था। अब H2 FY25 से H1 FY26 के बीच स्टेबलाइजेशन फेज दिख रहा है। इसका मतलब स्ट्रेस पीक हो चुका है और क्रेडिट कॉस्ट धीरे धीरे कंट्रोल में आ सकता है। FY26 प्लस में नॉर्मलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है। अगर सीवी साइकिल रिकवर होती है और कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो क्रेडिट कॉस्ट वापस हिस्टोरिकल रेंज के करीब आ सकता है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि ऑटो एनबीएफसी में क्रेडिट कॉस्ट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एसेट क्वालिटी प्रेशर में होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है, लेकिन रिकवरी फेज में क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज होते ही अर्निंग्स इंप्रूवमेंट दिख सकता है। अब एनबीएफसी रेवेन्यू मॉडल समझते हैं। एनबीएफसी का कोर रेवेन्यू सिंपल फॉर्मूला से समझा जा सकता है। रेवेन्यू इक्वल्स लोन बुक मल्टीप्लाइड बाय यील्ड। लोन बुक का मतलब है कंपनी ने टोटल कितने लोन्स दिए हैं। यील्ड का मतलब है उन लोन्स पे कंपनी कितना इफेक्टिव इंटरेस्ट रिटर्न अर्न कर रही है। एनबीएफसी की प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम इंटरेस्ट इनकम होती है। ये इंटरेस्ट इनकम आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करती है। इसके अलावा फ़ी इनकम भी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस, प्री पेमेंट चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस और इंश्योरेंस कमीशंस शामिल होते हैं। तीसरा सोर्स है सिक्योरिटाइजेशन गेन्स। इसमें एनबीएफसी लोन पोर्टफोलियो सेल्स या बैंक्स के साथ को लैंडिंग अरेंजमेंट से प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि एनबीएफसी रेवेन्यू सिर्फ लोन ग्रोथ से नहीं आता। लोन बुक साइज, यील्ड, फी इनकम और सिक्योरिटाइजेशन गेन्स ये सभी मिलकर रेवेन्यू मॉडल को ड्राइव करते हैं। अब यील्ड कंपैरिजन अक्रॉस सेगमेंट समझते हैं। एनबीएफसी बिजनेस में हर लेंडिंग सेगमेंट का यील्ड अलग होता है। यील्ड बेसिकली बताता है कि कंपनी अपने लोन्स पे कितना इफेक्टिव इंटरेस्ट रिटर्न अर्न कर रही है। चार्ट के हिसाब से पर्सनल लोन सेगमेंट का यील्ड सबसे हाई है, अराउंड 18.5%। यूज्ड सीवी लोन्स का यील्ड अराउंड 16.5% है और टू व्हीलर लोन्स का यील्ड अराउंड 15.5% है। न्यू सीवी का यील्ड अराउंड 13.2% है,
जबकि पैसेंजर व्हीकल लोन्स का यील्ड अराउंड 11.8% है। यूज्ड कमर्शियल व्हीकल लोन्स में प्रीमियम यील्ड इसलिए मिलता है क्योंकि परसीव्ड रिस्क हायर होता है, व्हीकल इवैल्यूएशन स्पेशलाइज्ड होती है और कंपटीशन लिमिटेड रहता है। श्रीराम फाइनेंस इसी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर दिखाता है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि हायर यील्ड अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन उसके साथ क्रेडिट रिस्क, इवैल्यूएशन कैपेबिलिटी और रिकवरी स्ट्रेंथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अब NBFC कॉस्ट स्ट्रक्चर समझते हैं। NBFC बिजनेस में कॉस्ट स्ट्रक्चर मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है कॉस्ट ऑफ फंड्स। ये बोरोइंग्स पे पेड इंटरेस्ट होता है और यूजुअली NBFC का लार्जेस्ट कॉस्ट कंपोनेंट माना जाता है। स्लाइड के हिसाब से कॉस्ट ऑफ फंड्स टोटल कॉस्ट का अराउंड 60 to 70% तक हो सकता है। दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट, ब्रांच एक्सपेंसेस, टेक्नोलॉजी कॉस्ट और कलेक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होते हैं। अगर कंपनी का ब्रांच नेटवर्क बड़ा है या कलेक्शन इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हायर हो सकता है। तीसरा है क्रेडिट कॉस्ट। ये प्रोविजंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और राइट ऑफ से जुड़ा होता है। क्रेडिट कॉस्ट सबसे वॉलेटाइल कॉस्ट एलिमेंट होता है क्योंकि एसेट क्वालिटी खराब होने पे प्रोविजंस तेजी से बढ़ सकते हैं। इस स्लाइड की लर्निंग है कि NBFC प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ यील्ड से नहीं बनती। कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल, ये तीनों मिलकर मार्जिन्स और रिटर्न्स डिसाइड करते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस एफिशिएंसी समझते हैं। NBFC में ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बताता है कि कंपनी अपना बिजनेस चलाने में कितनी कॉस्ट लगा रही है। चार्ट में श्रीराम फाइनेंस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो FY21 से FY25E तक ग्रेजुअली नीचे आता दिख रहा है, यानी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के मर्जर के बाद कॉस्ट एफिशिएंसी बेहतर हुई है। अब स्केल बेनिफिट्स भी इंपॉर्टेंट है। AUM ग्रोथ के साथ सेम ब्रांच नेटवर्क और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बिजनेस हैंडल हो सकता है। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स और ब्रांच रेशनलाइजेशन भी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इस स्लाइड की लर्निंग है कि NBFC में प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड से नहीं बनती। अगर कंपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल रखे, स्केल बेनिफिट्स लें और टेक्नोलॉजी यूज़ करे तो मार्जिन्स और रिटर्न प्रोफाइल दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। अब क्रेडिट कॉस्ट सेंसिटिविटी समझते हैं। NBFC इकोनॉमिक्स में क्रेडिट कॉस्ट सबसे वॉलेटाइल कंपोनेंट माना जाता है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि कंपनी को बैड लोन्स, NPA या पॉसिबल डिफ़ॉल्ट्स के लिए ज़्यादा प्रोविजंस बनाने पड़ रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और EPS पे आता है। इवन मॉडेस्ट इंक्रीज भी अर्निंग्स को मटेरियली अफेक्ट कर सकता है। इंडस्ट्री एनालिसिस के हिसाब से क्रेडिट कॉस्ट में सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज EPS एस्टिमेट्स में अराउंड 8 to 12% डाउनग्रेड ला सकता है। यही रीज़न है कि NBFC एनालिसिस में एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होता है। अगर लोन बुक तेज़ी से ग्रो हो रही है लेकिन क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ रहा है तो रियल प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ सकती है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि NBFC में ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेंडिंग क्वालिटी, कलेक्शन डिसिप्लिन और क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल। अब क्रेडिट कॉस्ट समझते हैं। डेफिनेशन से शुरू करें। क्रेडिट कॉस्ट वो प्रोविजन या एक्सपेंस होता है जो लेंडर पोटेंशियल लॉसेस कवर करने के लिए अलग रखता है। ये लॉसेस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, डिफॉल्ट्स या NPS से आ सकते हैं। कैलकुलेशन में क्रेडिट कॉस्ट यूजुअली प्रोविजंस फॉर NPS और लोन राइट ऑफ्स को ऐड करके निकाला जाता है और फिर इसे एवरेज लोन बुक के परसेंटेज के रूप में देखा जाता है। एग्जाम्पल लें, अगर एवरेज लोन बुक $1 बिलियन है, प्रोविजंस $10 मिलियन है और राइट ऑफ्स $5 मिलियन है तो क्रेडिट कॉस्ट अराउंड 1.5% बनेगा। वाई इट मैटर्स? क्रेडिट कॉस्ट डायरेक्टली लेंडर की प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स को इम्पैक्ट करता है। हायर क्रेडिट कॉस्ट नेट इनकम रिड्यूस करता है, जिससे EPS और शेयर होल्डर वैल्यू प्रेशर में आ सकते हैं। अब की ड्राइवर्स देखें। क्रेडिट कॉस्ट इकोनॉमिक साइकिल, एसेट क्वालिटी और रेगुलेटरी चेंजेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। डाउन टर्न में डिफॉल्ट्स बढ़ सकते हैं, रिस्कियर्ड लोन्स में लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स का रिस्क प्रोफाइल सिक्योर्ड मॉर्गेजेस से अलग होता है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि क्रेडिट कॉस्ट NBFC की फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क मैनेजमेंट क्वालिटी समझने का इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। अब कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रेंथनिंग समझते हैं। श्रीराम फाइनेंस ने अपना Tier 1 कैपिटल रेशियो स्ट्रेंथन किया है स्ट्रेटेजिक सब्सिडरी सेल्स और इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू। इससे कंपनी के पास रेगुलेटरी मिनिमम से ऊपर स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर बनता है।
स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब है कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ को ज़्यादा सेफली सपोर्ट कर सकती है। स्लाइड के हिसाब से यह कैपिटल पोजीशन बिना इक्विटी डाइल्यूशन के अराउंड 15 to 18% एनुअल AUM ग्रोथ सपोर्ट कर सकती है। इस स्लाइड की लर्निंग है कि NBFC में कैपिटल एडिक्वेंसी सिर्फ सेफ्टी नहीं दिखाती बल्कि फ्यूचर लोन बुक ग्रोथ की कैपेसिटी भी दिखाती है। आज के पार्ट 2 में हमने NBFC सेक्टर के डीपर सब सेगमेंट्स और इकोनॉमिक्स को समझा। हमने MSME, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज और व्हीकल फाइनेंस डीप डाइव कवर किया। साथ ही रेवेन्यू मॉडल, यील्ड, कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्रेडिट कॉस्ट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और कैपिटल एडिक्वेसी जैसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स भी समझे। मेन लर्निंग ये है कि NBFC में ग्रोथ तभी वैल्यूएबल होती है जब एसेट क्वालिटी, फंडिंग स्टेबिलिटी और कैपिटल स्ट्रेंथ साथ में स्ट्रांग हो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं पार्ट 3 में NBFC सेक्टर के वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के साथ।